नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय साथियों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि एक सर्प ने बताया कि पत्नी चाहे कितनी ही पतिव्रता हो, लेकिन ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। कितनी ही पतिव्रता नारी हो, ये 3 बातें उसे कभी नहीं बताना चाहिए, अन्यथा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में सर्प ने ऐसी 3 बातें बताई हैं। इन 3 बातों को याद रखने वाला बंदा अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता, कभी गरीब नहीं रहता। साथियों, सर्प कहता है कि जो लोग इन 3 बातों को अपनी पत्नियों को बता देते हैं, ऐसे लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय साथियों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। तभी एक जगह उन्हें घनी छायादार वृक्ष नजर आया, तो सभी सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी वृक्ष के पास में एक विशाल सांपों एक सपेरे ने जान लिया कि हमें कोई सर्प यहाँ पर मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हमें ये बिल खोद कर देखना चाहिए, हो सकता है हमें इसे सर्प मिल जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, सभी सपेरों ने आपस में विचार किया और सपेरे उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिए। उस बिल में से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरे ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर पिटारे में बंद कर लिया। प्रिय दोस्तों, उसके बाद सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से आगे चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों के मन में विचार आया कि हम इस नाग के जहर को निकाल देते हैं। प्रिय साथियों, अब कुछ ही दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें वे नाग बंद था। सपेरे ने जब उस पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देखकर हैरान रह गए कि इस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती नौलख का हार रखा हुआ था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस नौलख का हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो सर्प को पकड़ा था और ये हार कहां से आ गया। लेकिन चलो, अच्छी बात है, ये हार तो हमें और भी ज्यादा कीमती लगता है, इसके बहुत सारे पैसे हमको मिल जाएंगे। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा हमें इस हार के बदले में मुंह मांगा धन देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा चित्रसेन के शहर को चल देते हैं। प्रिय साथियों, सपेरे राजा के महल में पहुंचते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे, तो अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरे ने राजा को प्रणाम किया। प्रिय दर्शक मित्रों, राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे कि महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरों ने और आगे कहा कि महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ कैसा हार है। प्रिय साथियों, राजा के ऐसे कहने पर सपेरों ने पिटारा खोलकर राजा को वो हार दिखाया। तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया।
कि वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे कि तुम ये विचित्र हार कहां से लाए हो। तब सपेरे कहने लगे कि महाराज, हमें ये मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना हम इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। प्रिय साथियों, तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। ये हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मानपूर्वक इन सपेरों को दरबार से विदा किया जाए। प्रिय दर्शक मित्रों, इसके बाद सभी सपेरे बहुत सारा धन लेकर दरबार से विदा हुए और राजा ने वो हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे, अपना राज कार्य करते रहे। धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो दरबार को समाप्त करके राजा बेहार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महलों को चले जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा उस हार को लेकर अपने महलों में पहुंचते हैं और रानी से कहते हैं कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। रानी कहने लगे कि महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने उस हार वाली टोकरी को रानी की ओर खिसका दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। प्रिय दर्शक मित्रों, रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। प्रिय साथियों, उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रहेगी और कहने लगी कि महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा कहने लगे कि नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलख का हार था, ये बालक कैसे बन गया। राजा को रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वे टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। प्रिय साथियों, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं हुई थी, राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि ये पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन कर। प्रिय दर्शक मित्रों, और ये बात किसी को पता भी नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वे बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां पर उनका वार्तालाप सुन चुकी थी। रानी ने पूछा कि बालक तुम्हें किसने दिया है, तो राजा ने बताया कि आज दरबार में एक सपेरों का झुंड आया हुआ था, उन्होंने ही हमें पिटारे में रखा नौलख का हार भेंट किया था। परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों तक आते आते ये हार सुंदर पुत्र बन गया, सुंदर पुत्र में परिवर्तित हो गया। आज से ये बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। प्रिय साथियों, उस दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा कर दी कि हमारी रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। प्रिय साथियों, ये सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वे बालक बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वे बालक जवान होता चला गया। अब समय आया जब वे लड़का शादी के योग्य हुआ तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। प्रिय साथियों, एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का ये प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया। रानी बोली कि महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। प्रिय दर्शक मित्रों, राजा चित्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था जयंत। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी, नाम था वैजंती। प्रिय साथियों, उस राजा की कन्या वैजंती को राजा ने अपने आचार्य से
उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान करवाया था, इसलिए वे कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री वैजंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। और राजा ने पुरोहित से कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आओ। प्रिय साथियों, पुरोहित जी राजकुमारी का टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच जाते हैं। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। प्रिय साथियों, पुरोहित को देखकर राजा चित्रसेन देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण है जो किसी राजकन्या का रिश्ता लेकर यहाँ पर आया है। तब राजा चित्रसेन पुरोहित से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। तब पुरोहित बोला कि महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूं और उनकी कन्या वैजंती का टीका लेकर आया हूं। महाराज, हमारे राजा की कन्या राजकुमारी वैजंती बड़ी ही रूपवान है और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा चित्रसेन कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बड़ा ही सुंदर और योग्य है। लेकिन राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वे नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार बहुत पसंद आ गया और वे राजकुमारी वैजंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट गए। प्रिय साथियों, धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि महाराज, अब हमें राज्य की भागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चित्रसेन निश्चित होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। प्रिय दर्शक मित्रों, अब एक दिन की बात है। राजकुमारी वैजंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूं। तुम्हारा ये पति राजकुमार जो है, उनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। प्रिय दर्शक मित्रों, दासी की इस बात को सुनकर राजकुमारी वैजंती को बड़ा आश्चर्य हुआ और वैजंती कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है कि नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, ये उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूं कि राजकुमार महाराजा चित्रसेन के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी वैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगी। प्रिय साथियों, राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी वैजंती राजकुमार से कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं कि पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? प्रिय साथियों, तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे ये बताइए कि तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम किस वंश के हो। ये बात सुन करके राजकुमार कहने लगा कि रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता पिता हैं।
राजकुमार की इतनी बात सुनकर तब वैजयंती बोले कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया करके आप सच सच बताएं। तुम्हें माँ गंगा की कसम है, तुम मुझे ये भेद अपना जरूर बताओ। अब तो ये बात सुनकर के राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी ने इनके मन में ये प्रश्न पैदा कर दिया है। रानी को जरूर किसी ने बहकाया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। प्रिय साथियों, राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट कर गई कि अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगता है कि मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना कभी नहीं मानेगी। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। प्रिय साथियों, लेकिन वो राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी। कहने लगे कि नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। ये बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो, मैं तुम्हें अपना भेद जरूर बताऊंगा, पर यहाँ पर नहीं। हम कल महलों से बाहर वन में विहार करने के लिए चलेंगे और वहां चल करके मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूंगा। प्रिय दर्शक मित्रों, अब तो रथ सजाया और उसमें राजकुमार और राजकुमार की पत्नी वैजयंती दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने के बहाने करके दोनों महलों से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे जा पहुंचते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी वैजयंती कहने लगी कि महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लेकर के आए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच्ची कहा है कि राजहट, बालहट और त्रियाहट ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगे कि नहीं महाराज, मुझे ये जरूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी वैजयंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाते हैं और कमर तक के जल में पहुंच जाते हैं और फिर से अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात पूछ कर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर जाता है। जब छाती तक जल पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी को समझा कर बोला कि रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। लेकिन फिर भी राजकुमारी बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा, जब अपने मुंह के बराबर जल आ गया तो कहने लगा कि रानी, अभी तेरे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानी। प्रिय दर्शक मित्रों, फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर दिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी वैजयंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चला। काफी देर हो गई लेकिन राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी वैजयंती बहुत घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं और चला गया था। वैजयंती ने वहां उसे खोजने की बहुत कोशिश की और बहुत प्रतीक्षा भी की, लेकिन वे नहीं मिला। अब तो वैजयंती अपने रथ को लेकर के अपने सारथी से कहती है कि चलो महलों को चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। प्रिय साथियों, सारथी ने जाकर महाराज चित्रसेन को ये खबर दी कि महाराज, आपके पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। ये सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगालो और
राजकुमार की लाश को तलाश करके लाओ। राजा के सैनिक रानी वैजंती महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह पर जाल डलवा दिए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी वैजंती वापस अपने महलों को लौट आते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, राजा चित्रसेन तो अब वृद्ध भी हो चुके थे और ऊपर से पुत्र का दुख भी उन पर आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उसका पुत्र मारा गया है। रानी वैजंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया है। मेरे कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी वैजंती बड़ी बुद्धिमानी थी, 16 विद्याओं में निपुण थी। काफी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे कोई आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो या कथा हो, कुछ भी हो, कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, अब तो रानी वैजंती रोज कथा सुनती। रानी वैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा है, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता है। अब तो राजकुमारी वैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां और कथा सुनती रहती थी। प्रिय दर्शक मित्रों, इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन क्या हुआ, उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। प्रिय साथियों, रात्रि का समय था। उस वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय होता है तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया है और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया है। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया है, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया है। उसके बाद वहां पर कुर्सियां लगना शुरू हो गई। फिर एक सिंहासन आता है, बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था, मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं और ये आज क्या मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए थे। प्रिय दर्शक मित्रों, वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लगते थे। उनका दरबार वहां सज रहा था। जब सभी लोग वहां पर आ गए तो वहां पर 2 सिंहासन लगाए गए और उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों आकर के बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच जो भी चर्चाएं होनी थी वो चर्चाएं हो रही थी और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था, वह चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा हुआ था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वे बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रही और इधर वे वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था और वे मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और ये लोग कौन हैं। लगता है आज मैं इनसे जीवित बच पाऊंगा या नहीं। डर के कारण वह उस वृक्ष की एक डाली पर चिपक जाता है और वहीं बैठा रहता है। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग होता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे
परंतु वे नागराज और उसका बेटा वहां से चलकर उसी पीपल के वृक्ष की तरफ आते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वे बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि ये मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अभी ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। ये सोचकर वे बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी वैजंती को याद किया। प्रिय दर्शक मित्रों, ये सभी बातें वे बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि ये तो बड़ा ही चमत्कार है, ये मैं क्या देख रहा हूं। और कुछ देर रोने के बाद हाय वैजंती ऐसा कहने के बाद वे नाग भी वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रातः काल जब हुआ तो वे बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वे वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगता है कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी वैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती है, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी वैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वे बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है जहां रानी वैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां रानी रोज कथाएं सुना करती थी। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। प्रिय साथियों, कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वे महारानी वैजंती से कहने लगता है कि महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। तब मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नागों का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष के ऊपर चिपका हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से एक नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर जिस पीपल के वृक्ष पर मैं बैठा हुआ था उसी की ओर आया और वह उस रथ से उतरकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय वैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। जब ये बात रानी वैजंती ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बेटी खा सकती है, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। प्रिय दर्शक मित्रों, रानी की इस बात को सुनकर वह बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और राजकुमारी से कहता है कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, इतना कहकर रानी वैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। प्रिय साथियों, वह बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी वैजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी, मैंने इसी पीपल वृक्ष के ऊपर बैठ करके ये सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वे बूढ़ा आदमी और रानी वैजंती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं उस दरबार का। प्रिय दर्शक मित्रों, इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है और ना ही कोई नाग आता है। अब तो रानी वैजंती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती है और कहती है कि बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसलिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ।
वे बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। तब रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये मैं नहीं जानता कि वे लोग आज क्यों नहीं आए हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, रानी बैजंती निराश होकर अपने महल को लौट आती है। इधर वो बूढ़ा आदमी मनी मन परेशान रहने लगा कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने ये बात ज्योतिष से पूछी। ज्योतिष ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्णतः उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सभाएं कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। रानी ने भी उस बूढ़े आदमी से कह दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। प्रिय दर्शक मित्रों, इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो। आज मैं आपको वह दृश्य जरूर दिखाऊंगा। प्रिय दर्शक मित्रों, महारानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी बैजंती और वह बूढ़ा आदमी उसी पीपल की जड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। प्रिय साथियों, जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसने झाड़ू लगाया। उसके बाद पानी का छिड़काव करने वाला आया। उसने पानी का छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगा। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नागों का था। प्रिय साथियों, उस बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा कि महारानी, अब आप ध्यान से देख लो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। प्रिय साथियों, रानी बैजंती उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी वहां पर आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई, कहने लगी कि यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगी, अब मैं इसको कैसे ले जा सकती हूँ, ये मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोटर से बाहर निकलने लगी। उधर वे बूढ़ा आदमी डर रहा था तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3 से 4 घंटे तक वे सभा चलती रही। जब सभा समाप्ति का समय हुआ तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी बैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका वही राजकुमार वाला था। अपने पति को रोता हुआ देखकर उस राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी बैजंती निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी बैजंती को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है। कहने लगा कि रानी तुम? रानी कहने लगी कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर राजकुमार कहने लगा कि नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी बैजंती रोने लगी और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती रही। राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। तब रानी बैजंती बोली
कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। तब राजकुमार बोला कि रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी प्रकार यहाँ आकर बैठना होगा। और जब यहाँ पर सभा लगने लगे तो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना। और जब मेरे विवाह की बात चलने लगे तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना। और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वे नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी वैजंती और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। प्रिय साथियों, अब इसके बाद वो रानी वैजंती दुखी रहने लगी। पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र के शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। इधर महारानी भी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। ये सोचकर अब रानी ने कथाओं को सुनाना भी बंद करवा दिया था। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर के उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब तो दोनों उस पीपल की जड़ में छुप कर बैठ जाते हैं और उस सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारी शुरू हो जाती है। कुर्सियां लगने लगती हैं, राजा का सिंहासन आ जाता है। इधर रानी उस पीपल की कोठर से निकलकर उस सिंहासन के पीछे जाकर छुप जाती है। प्रिय दर्शक मित्रों, बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां पर आकर के बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी वहां आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर के बैठ जाता है और दरबार शुरू हो जाता है। और अब वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चलती है तो राजकुमारी वैजंती को मौका मिल गया। राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सभी सभा हड़बड़ा जाती है। तुम कौन हो और यहाँ सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी डर नहीं है? जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर के वैजंती कहने लगी कि महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू हूं, तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं। ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज ने तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा कि पिताजी, तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नोलक का हार का रूप बना लिया था। उन सपेरों ने नोलक का हार को महाराज चित्रसेन के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा कि राजा चित्रसेन को कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूं। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा, राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा लालन पालन किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु ये नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहां मेरा स्थान तो नागराज कहने लगे कि देवी क्या? तब वो रानी कहती है कि महाराज ऐसा ही हुआ था, मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था।
प्रिय दर्शक मित्रों, रानी वैजयंती की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपराओं के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर इसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास आ गए। तुमने ये अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तब तक तुम पृथ्वी लोक पर और इसे छोड़ नहीं सकते। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा। और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उसी राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी। जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब नागराज ने वैजयंती राजकुमार अब अपने पहले वाले रूप में आ गए। इसके बाद रानी वैजयंती और राजकुमार ने नागराज से अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर वहां से चले आए। राजकुमार अपनी नगरी में आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उसका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हो। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में ये खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। ये सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा चित्रसेन ने और उनकी महारानी अपने पुत्र को। प्रिय दर्शक मित्रों, इस प्रकार से रानी वैजयंती अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहती है। प्रिय साथियों, इस कहानी से यही निष्कर्ष, प्रिय दर्शकों, ये कहानी हम उसके जिस हट के आगे आपके प्राण जाते हो वो हट उसका कभी पूरा ना करें। जिस बात को बताने से स्वयं पर या परिवारजनों पर संकट आता हो वे बात उसे कभी नहीं बतानी चाहिए। जिस बात को कहने से स्त्री का पिता या माता का अपमान होता हो या आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो उस बात को कभी नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यह समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की इस कहानी से आप ढेरों सारी प्रेरणाएं लेंगे और अपनी औलाद को जरूर सिखाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।